हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं दिशा किताब जो है राजस्थान इतिहास की, उसका टॉपिक नंबर 1 यानी कि पुरातात्विक स्थल। और इसकी एक क्लास पहले आ चुकी है पुरातात्विक स्रोत की, और आज ये रहने वाली है दूसरी क्लास राजस्थान के इतिहास की पुरातात्विक स्थलों के। जो जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे देखने वाले हैं, उनकी व्याख्या भी देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं फिर पुरातात्विक स्थल। और दिशा बुक के एक्सप्लेनेशन की जो पहली क्लास है वो आ चुकी है भाई एक, और आज ये दूसरी क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं पुरातात्विक स्थल। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो इसमें आपके आ जाएगा ACL कार्लाइल को जाता है भाई। तो इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना, ठीक है ना। और राजस्थान के अंदर देखा जाए तो पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय ACL कार्लाइल को दिया जाता है। उन्होंने दौसा क्षेत्र से कठोर पाषाण और मानव अस्थियों की प्राप्ति की सूचना दी है, और 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। यानी कि राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण जो कार्य शुरू हुआ है वो 1871 में होता है। ACL कार्लाइल ने इसको शुरू किया था, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने की है और 1861 में की है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। तो ये आपके आ जाएगा ऑरेल अस्टेन। व्याख्या देख लो इसकी, सरस्वती या दृश्यवती नदी घाटियों आर्यों की प्राचीन सभ्यता बस्तियों की शरणस्थली रही है। ऑरेन स्टेन गग्गर को वैदिककालीन प्रसिद्ध नदी सरस्वती मानकर इस सर्वेक्षण की उत्कंठा से आए थे। वे ओल्धम के मत व कार्य की वह प्रसिद्ध नदी रेतीली रेगिस्तान में खो गई थी, पर खोज करके प्रकाश डालना चाहते थे। उन्होंने अपने सर्वेक्षण कार्य को अप्रैल 1942 में दी जियोलॉजिकल जर्नल में शीर्षक भी ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर रखा। अलोंग स्टेन के इन प्रयासों से गग्गर को सरस्वती का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली है भाई, ठीक है ना। तो ये बुक किसकी है, तो ऑरेल स्टेन की है। नेक्स्ट देखो, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में डैश 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 नदी के किनारे स्थित है। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान के उत्तरी हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल सही है। और इसकी कौन सी नदी किनारे स्थित है, तो वो आपके आ जाएगा गग्गर नदी यानी कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी व्याख्या देख लो भाई। तो व्याख्या दे रखी है, कालीबंगा में सरस्वती व दृश्यवती नदियों की घाटियों में हड़प्पाकालीन विकसित सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इन नदियों का वर्तमान स्वरूप गग्गर नदी है। यानी कि ये गग्गर नदी जो है ये पहले सरस्वती या फिर दृश्यवती नदी भी के नाम से भी जानी जाती थी, जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है। तो वो आ जाएगा कालीबंगा का वर्णन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान का कौन सा स्थल गग्गर नदी के किनारे स्थित है। यानी कि राजस्थान का कौन सा स्थल है वो सैंधव स्थल है वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो इसमें आपके आ जाएगा कालीबंगा जो सैंधव स्थल है वो गग्गर नदी के किनारे स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। तो वो आपके आ जाएगी कालीबंगा स्थल है, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो कालीबंगा का अर्थ हो जाएगा भाई काली चूड़ियाँ, ठीक है भाई। इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है। व्याख्या दे रखी है, खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के टुकड़ों के कारण कालीबंगा सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसे दिया जाता है। तो वो अपने हो जाएंगे अमलानंद जी घोष है, उनको कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो किसको देते हैं, तो अमलानंद
घोष जी को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और इसकी व्याख्या देख लो भाई। पहले व्याख्या में दे रखा है कि राजस्थान कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है भाई। कालीबंगा की खोज एक इटालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी यानी कि LP टेसिटोरी जो है इसने इसकी खोज की थी। और इसमें दे रखा है 1951-52 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालिक महानिदेशक अमलानंद घोष के ने इसे पुनः खोज की तथा इनका उत्खनन 1961 से लेकर 1969 ईस्वी के मध्य BB लाल, BK थापड़ और श्री MD खरे, KM श्रीवास्तव, SP श्रीवास्तव के नेतृत्व में करवाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज किसने की है? LP टेसिटोरी ने की है, लेकिन इसका पुनः खोज करने वाले कौन है? अमलानंद घोष जी है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं था? तो इसमें हो जाएगा RC अग्रवाल जो है वो 1961 से लेकर 1969 के मध्य संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे, यानी कि BB लाल जो है उनके सहयोगी निम्न में से कौन नहीं थे? तो इसमें हो जाएगा आपके A त्रिपाठी जो है वो उनके नेतृत्व या सहयोगकर्ता नहीं थे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज की थी? तो इसमें आपके रहने वाला है 1952 के अंदर प्रोफेसर अमलानंद घोष जी ने कालीबंगा सभ्यता की पुनः खोज की थी, लेकिन इसकी सर्वप्रथम खोज करने वाले कौन है? LP टेसिटोरी है भाई, जो कि इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो अभी हमने पढ़ा है कि दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर स्थित है, यानी कि अगर जैसे मान लो यहाँ पे अगर इसका मुख्यालय है तो ये दिशा हो गई, ये हो गई उत्तर, ये हो गई दक्षिण, ये हो गई पूर्व और ये हो गई पश्चिम। तो ये बोल रहा है कि दक्षिण पश्चिम के अंदर स्थित है, यानी कि इस जिला मुख्यालय से इस साइड स्थित रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला है? तो कालीबंगा का उत्खनन का कार्य का जो उत्तरदायित्व संभाला है वो संभालने वाले कौन है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, जो कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में पूरा हुआ था? यानी कि कालीबंगा की जो खुदाई हुई थी वो कितने स्तरों में पूरी हुई है? तो इसमें आपके रहने वाले हैं 5 स्तरों के अंदर उसकी खुदाई पूरी हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ऐसे ही हो जाएगा। 5 स्तरों के अंदर खुदाई पूरी हुई थी भाई। व्याख्या देखो इसकी। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, वही तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गई प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की सभ्यता, और एक हो गई आपके हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना। तो कालीबंगा सभ्यता के कितने स्तरों में हुआ था उत्खनन? तो 5 स्तरों में उत्खनन हुआ था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी या तृतीय राजधानी कहा है? तो वो है दशरथ शर्मा जी। दशरथ शर्मा ने कहा है कि जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो साम्राज्य था पहले, इसकी तीसरी राजधानी थी वो कालीबंगा थी। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। इतिहासवेत्ता दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था। तो किसने वो कहा था? तो दशरथ शर्मा जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? यानी कि कौन सी सभ्यता से सबसे पहले हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो वो अपने रहने वाला है भाई कालीबंगा सभ्यता, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपके सही हो जाएगा कि कालीबंगा सभ्यता से सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है। व्याख्या में दे रखा है भाई कालीबंगा स्वतंत्र भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया था,
और तत्पश्चात रोपड़ का उत्खनन किया गया और पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से एक दुर्ग, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे की बैल, कांस्य के दर्पण और हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियाँ, खिलौने, सड़कें, बस्ती और गोल अंडाकार कुओं, मकानों और धनी लोगों के आवासों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थल से जुते हुए खेतों के अवशेष रक्षा प्राचीर के बाद दक्षिण पूर्वी भाग में मिले हैं और हड़प्पा कालीन कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है। ध्यान रखना, 7 अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है भाई। इस बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए यहाँ लकड़ी व ईंटों की नालियाँ भी बनाई हुई थी, यानी कि पानी के निकासी के लिए यहाँ पे लकड़ी और ईंटों की नालियों का नालियाँ तैयार की गई थी भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है, यानी कि जो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो कालीबंगा सभ्यता की जो मेन स्थल है उससे किस दिशा में प्राप्त हुआ है, तो वो आपके हो जाएगा दक्षिण पूर्व के अंदर। और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ के जिला मुख्यालय से किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व के, दक्षिण पश्चिम के अंदर है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं वो दक्षिण पूर्व में मिले हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिली है, तो अग्नि वेदिकाएँ कहाँ से मिली है, तो अपने हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं, तो घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं अभी कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है ना। तो कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कुएं भी मिले हैं, अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है, जुते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं, तो ये सब ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट देखो, प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति डैश 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 में प्राप्त हुई है, यानी कि जो प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो वो आपके आ जाएगी कालीबंगा सभ्यता से, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन हुआ है वो 5 चरणों के अंदर हुआ था या 5 स्तरों में हुआ था। इसमें से जो पहले 2 स्तर थे वो प्राक हड़प्पा टाइम के हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है, तो वो आपकी आ जाएगी 7 अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो उसमें आपके आ जाएगा लोहे के जो उपकरण है वो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखो भाई, निम्न में से कौन सा पुरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है, तो निम्न में से कौन सा पुरा अवशेष कालीबंगा संबंधित नहीं रहने वाला है, तो इसमें आपके आ जाएगा शैल चित्र जो है वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है, बाकी दुर्गीकरण बिल्कुल कालीबंगा संबंधित है, अग्नि वेदिकाएँ भी कालीबंगा संबंधित है और मृद भांड भी कालीबंगा से संबंधित है, लेकिन जो ये शैल चित्र है ये यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है, यानी कि कौन सा कथन है वो कालीबंगा के विषय में सही नहीं है, तो इसमें पहला कथन दे रखा है कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा की खोज एक इटावली इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी यानी कि एलपी टेसिटोरी ने की है, तो ये भी सही है भाई। और प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले, ये गलत है भाई। प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। हाँ, 7 अग्नि वेदिकाएँ मिली है तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन प्राक हड़प्पा से पहले मतलब हड़प्पा से पहले के है वो इसमें कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। बाकी यहाँ से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले, वो भी सही है। और इसकी खोज करने वाले इटली के थे और वो भी एलपी टेसिटोरी थे, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, लेकिन 4 नंबर कथन है वो गलत रहने वाला है। इसकी व्याख्या देख लो कि विकसित हड़प्पा में अग्नि वेदियों के साक्ष्य मिले, वो भी विकसित हड़प्पा से, ठीक है ना, न कि प्राक हड़प्पा से। कालीबंगा में लगभग 2600 ईसा पूर्व भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट दे रखा है कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता में जो चबूतरे मिले हैं वो किससे निर्मित है, तो इसमें आपके रहने वाला है मिट्टी की ईंटों से निर्मित है, यानी चबूतरे जो मिले हैं वो मिट्टी की ईंटों से निर्मित
किए गए हैं भाई। इसकी व्याख्या देख लो। कालीबंगा का एक फर्श पूरे हड़प्पा काल का एकमात्र ऐसा उदाहरण है जहां अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी कि कालीबंगा में आप देखोगे कि यहाँ पे अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ है। मकानों की नालियों, शौचालय, भट्टियों, कुछ संरचनाओं में पक्की हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। कमरों में ऊपर की ओर छेद किए हुए किवाड़ और मुद्रा पर व्याघ्र का अंकन एकमात्र इसी स्थल पर मिला है। यानी कि किवाड़ के ऊपर भाई डिज़ाइन वगैरह बनाना और जो सिक्के होते हैं वहाँ पे बाघ का चित्र किया हुआ, तो ये कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? यानी कि दोहरी जो रक्षा प्राचीर है उसके साक्ष्य है राजस्थान में किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो अपने आ जाएगी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो इसकी व्याख्या देखो। हरियाणा के राखीगढ़ी, गुजरात में धौलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। कालीबंगा में 2 टीले विद्यमान है और पश्चिम के छोटे और अपेक्षाकृत ऊंचे टीले को गढ़ी क्षेत्र यानी कि दुर्ग कहा जाता है। यानी कि जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है वो एक दुर्ग के रूप में थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको दुर्ग के रूप में माना जाता है कि वर्तमान कभी प्राचीन समय में यहाँ पे दुर्ग वगैरह हुआ करते थे कहा जाता है। और बड़े एवं अपेक्षाकृत नीचे टीले के नगर क्षेत्र थे। यानी कि टीले से जो नीचे वाला एरिया है उसको नगर क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। दोनों को अलग अलग सुरक्षात्मक दीवार परकोटे से सुरक्षित किया गया था। दुर्ग क्षेत्र का ऐसा द्विभागीकरण किसी अन्य सैंधव सभ्यता या सैंधव स्थल पर नहीं मिला है। और रक्षा प्राचीर के अंदर बाहर दोनों ओर मिट्टी का लेप किया हुआ है। यानी कि रक्षा प्राचीर है, इसके अंदर और बाहर दोनों तरफ मिट्टी का लेप किया हुआ था। और दुर्गीकरण, दुर्ग मतलब दोनों और दीवार है, तो ये एकमात्र है वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, बाकी कहीं से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किल्लेबंदी के अवशेष मिले हैं? तो वो अभी पढ़ा है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो आ जाएगा जौ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि जौ के अवशेष हमें कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं भाई, ध्यान रखना। और इसकी व्याख्या देख लो। कालीबंगा सभ्यता के लोग गेहूं एवं जौ का प्रयोग करते थे। चना, बाजरा और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं, ये भी ध्यान रखना। एक तो जौ के साक्ष्य मिले हैं, चना के मिले हैं, बाजरा के मिले हैं और सरसों के साक्ष्य भी मिले हैं भाई। और यहाँ कांसे का दर्पण मिला है, हाथी दांत का कंगा मिला है, सोने व मूंगे और वह सीपों के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें आपके रहने वाला देखो कि गेहूं के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, चावल के प्राप्त हुए हैं, सरसों के प्राप्त हुए हैं, जौ के प्राप्त हुए हैं और हाथी दांत की कंगी भी यहाँ से मिली है। लेकिन चावल है वो फसल के रूप में यहाँ से साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी यहाँ से फसल में ध्यान रखना, जौ के साक्ष्य मिले और गेहूं के मिले और बाजरे के भी मिले और सरसों के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से सजाया गया है? तो वो आपके हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। कि कालीबंगा सभ्यता से जो प्राप्त हुए मृद भांड, वहाँ पर उन पर काले और लाल रंग के सुंदर ज्यामितिक डिजाइन बनी हुई है भाई, ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो कि कालीबंगा से प्राप्त हड़प्पा कालीन मृद भांडों को उनके आकार, बनावट और मुख्यतः उनके रंग के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया गया है। अलंकरण के लिए लाल धरातल पर काले रंग की ज्यामितीय पशु पक्षी का चित्रण बहुतायत से मिलता है भाई, ठीक है ना। लाल रंग और काले रंग की ज्यामिति और पशु पक्षी का चित्रण मिलता है भाई। नेक्स्ट देखो। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो वो आपके आ जाएगा कोट दीजी स्थान। यानी कि हड़प्पा कालीन से जो पूर्व के स्थान जो पाकिस्तान में है और वहाँ पे कालीबंगा के सेम टू सेम मतलब अवशेष मिले हैं, तो वो अपने हैं कोट दीजी पाकिस्तान। तो इसकी व्याख्या देखो। कोट दीजी यानी कि कोट डिगी भी कहते हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित इस स्थल के अग्नि में 2 बार नष्ट होने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो स्थल है ये 2 बार अग्नि के कारण नष्ट हो गया था, इस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं।
और यहाँ पर प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं और कालीबंगा से भी प्राक हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं भाई, इसलिए कहते हैं कि कुछ मिलते जुलते यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोट डिगी सभ्यता का संबंध रहा है, तो कोट डिगी सभ्यता का संबंध किससे है, तो हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से रहा है। ये ध्यान रखना, हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से इसका संबंध रहा है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अहाड़ का प्राचीन नाम था, तो अहाड़ का प्राचीन नाम क्या था, तो अहाड़ का प्राचीन नाम आपके आ जाएगा, देखो अहाड़ को भाई ताम्रवती नगरी भी कहते हैं और अघाटपुर भी कहते हैं इसको, और धूलकोट भी कहते हैं। तो इसके तो तीनों आंसर होने चाहिए, या तो इसमें ये क्वेश्चन होना चाहिए कि अहाड़ सभ्यता का प्राचीन नाम नहीं है, तो वो हम कह देते हैं कि बैराट है वो इसका प्राचीन नाम नहीं है। तो ये इसमें देखो बोनस मिला हुआ है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई होगी इसमें। तो इसकी व्याख्या देख लो पहले आप। प्राचीन शिलालेखों में अहाड़ का पुराना नाम ताम्रवती अंकित है, ठीक है भाई। 10वीं और 12वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या आगट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसे धूलकोट भी कहा जाता है। तो भाई अहाड़ सभ्यता को ताम्रवती भी कहते हैं, अघाटपुर भी कहते हैं और धूलकोट भी कहते हैं और आगटपुर भी कहते हैं, ध्यान, आगट दुर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता को धूलकोट भी कहा जाता है, तो कौन सी सभ्यता को कहते हैं भाई, तो वो अपने आ जाएगी अहाड़ सभ्यता जो है इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अहाड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे डैश 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 नामक एक टीले के नीचे दबा दिया गया था। तो ये अपने आ जाएगा धूलकोट जो नामक स्थान है, इसका नाम ही इसी प्रकार पड़ा है, क्योंकि अहाड़ सभ्यता बोलो, ताम्रवती नगरी बोलो, आगटपुर बोलो या धूलकोट बोलो, क्योंकि यहाँ से जो एक सभ्यता जो अवशेष मिले हैं वो एक रेत के टीले के नीचे दबे हुए मिले हैं, इसलिए कहते हैं कि ये तो धूल का कोट है, यानी कि धूल का कोट है, इसलिए इसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अहाड़ सभ्यता है वो किस अन्य नाम से भी जानी जाती है, तो वो आपके आ जाएगा अघाटपुर, ठीक है ना। अघाटपुर के नाम से भी जानते हैं, आगट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं, धूलकोट के नाम से भी जानते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ताम्रवती नगरी के नाम से किस स्थल को जानते हैं, तो वो अपने आ जाएगा अहाड़ स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देखो भाई, अहाड़ यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले व लाल रंग के मर्दबान आदि प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहा जाता था। अहाड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता था, ब्लैक एंड रेयर वेयर भी इनको, रेड वेयर भी इनको कहा जाता था भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अहाड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ है, तो वो ध्यान रखना, अहाड़ सभ्यता का उत्खनन 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ है, तो वो अपने आ जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, यानी कि एक के व्यास के निर्देशन में हुआ है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसकी व्याख्या देख लो पहले। व्याख्या दे रखी है कि अहाड़ स्थल की खोज सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने की है, तथा रत्नचंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल ने 1954 ईस्वी में की थी। यानी कि इसमें अक्षय कीर्ति व्यास और रत्नचंद्र अग्रवाल दोनों ने मिलकर के 1953 में, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने इसके संकेत दिए थे कि हाँ यहाँ पे एक सभ्यता हो सकती है, आप इसकी खोज करो। फिर सही रूप से रत्नचंद्र अग्रवाल ने इसकी पूर्ण रूप से खोज की 1954 के अंदर, ठीक है ना। और 1961-62 में हसमुख धीरजलाल सांकलिया के नेतृत्व में इस स्थल का उत्खनन करवाया गया और अहाड़ का संपूर्ण कालक्रम 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। प्रथम कालखंड जिसे ताम्र युगीन कहते हैं और द्वितीय कालखंड जिसे लोह युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं भाई, ठीक है ना। तो ताम्र युगीन और लोह युगीन 2 भागों में बांटा गया अहाड़ सभ्यता को। तो नेक्स्ट देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई, निम्न में से कौन सा, यानी कि प्राचीन स्थल और सामने उत्खनन करता दे रखा है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 2 कि अहाड़ और SP जैन, ये गलत है, ठीक है ना। अहाड़ के सामने अक्षय कीर्ति व्यास आना चाहिए या फिर RC अग्रवाल आना चाहिए, तो वो सही रहता।
लेकिन बैरहाट का उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कालीबंगा का ए घोष और बागौर के तो वी एन मिश्रा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें अहाड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है? तो किसके नेतृत्व में उत्पादित हुआ? तो वो अपने आ जाएगा एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आठ सभ्यता स्थल है, तो आठ सभ्यता कहाँ स्थित है? बनास नदी के किनारे स्थित है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो भाई, उदयपुर के बनास बेसिन में अहाड़ या बेड़स नदी के किनारे धूलकोट के नीचे अहाड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, यहाँ जहाँ से ताम्र युगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। इसे बनास नदी घाटी या बनास संस्कृति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका अहाड़ पूरा स्थल अहाड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है, यानी कि जो पूरा स्थल अहाड़ है इससे प्राचीन अवशेष संबंधित किससे है? तो वो अपने आ जाएगा ताम्र पाषाण युग से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च और गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? यानी कि बनास के किनारे भी है, बेड़च के भी है, गंभीरी नदी के किनारे भी है और कोठारी नदी के किनारे भी है, तो वो अपने आ जाएगी अहाड़ सभ्यता। ये इनके किनारे फैली हुई है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका निम्नलिखित जिलों में से किस जिले से अहाड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं? तो वो अपने आ जाएगा उदयपुर जिले से अहाड़ संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं आप किसको? तो अहाड़ सभ्यता को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा राजस्थान की अहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? तो अहाड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल निम्न में से नहीं है, तो वो आपके आ जाएगा लोथल जो है वो नहीं है, क्योंकि ये गुजरात के अंदर स्थित है, जबकि गिलोंड, ओजियाना और बालातल ये सभी अहाड़ सभ्यता के स्थल रहने वाले हैं, तो लोथल है वो इससे अलग हो जाएगा भाई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए, वह गांव है, तो वो गांव आ जाएगा अहाड़, यानी कि अहाड़ गांव से प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या देखो भाई, यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने अहाड़ सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। ठीक है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा कथन है वो सही है? तो कथन नंबर 4 है वो सही रहने वाला है कि अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तुएं बनाना था। तो तांबे की जो सर्वाधिक वस्तुएं यहीं से मिली है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है, अहाड़वासी ताम्र धातु कर्मी थे, यहाँ ताम्र उपकरण, बर्तन, काले और लाल रंग के मर्दबाण आदि प्राप्त हुए हैं। अहाड़वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तु बनाना था। अहाड़ में भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, जिससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। अहाड़वासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। यहाँ से प्राप्त मकानों की दीवारें पत्थरों और मिट्टी से बनी हुई है। इनकी जिनकी छत है वो बांस और केलू से बनी हुई मानी जाती है या बनी हुई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अहाड़ सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें सही कथन का चयन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 जो है यानी कि 1, 3 और 4 है वो कथन सही है। तो पहला कथन देखो कि अहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, बिल्कुल सही बात है। और ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, तो ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं ये चावल से परिचित थे, तो ये कथन आप गलत हो जाएगा। बाकी धातु का काम अहाड़वासियों को अर्थव्यवस्था का एक साधन था, बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी के सभी लोग जो है तांबा गलाने का काम ही करते थे। और ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा, यहाँ से काले लाल रंग के मर्दबाण मिले हैं, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अहाड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि तो इसको ताम्रवती नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। औजार एवं उपकरण है वो तांबे के मिले, इसलिए ताम्रवती नाम किससे भी जाना जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका अहाड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें आ जाए कथन नंबर 2 कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी
ये है वो कथन अपने असत्य रहने वाला है, बाकी कथन है वो सही है। तो देख लो कथनों को एक बार। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। और नेक्स्ट कथन है भाई, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है ना। चौथा कथन आता है, आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु ईंट, मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे भाई। इसकी व्याख्या देख लो। व्याख्या दे रखी है, आहड़ के भवनों की नींव काला पत्थर जिसे शिष्ट पत्थर भी कहते हैं एवं भवन की दीवारें वो धूप से सुखाई ईंटों व पत्थरों से निर्मित थी। तांबे के उपकरणों की प्रचुरता के कारण इसे प्राचीन काल में ताम्र नगरी भी नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अनाज रखने के बड़े भांड भी मिले हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोठे कहा जाता है भाई। ठीक है ना। आहड़ के विशिष्ट आकार के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर यानी कि काले व लाल रंग के मर्दबाण कहा जाता है। तो लाल और काले रंग के मर्दबाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं, तो वो अपने आ जाएगा आहड़ नामक सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अनाज रखने के बड़े मर्दबाण जिन्हें गोरे और बकोटे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो अपने आ जाएगा आहड़ नामक सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा कि आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर आ जाएगा भाई 2 नंबर सही, यानी लाल और काले रंग के जो मर्दबाण मिले हैं वो सही थे, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी कहा जाता है। यानी काले और ब्लैक रंग की मर्दबाण संस्कृति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट दे रखा है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो आपने आ जाएगा चित्रित धूसर मर्दबाण है वो आहड़ सभ्यता से नहीं मिला है, जबकि चावल यहाँ से प्राप्त हुए हैं और कृष्ण लोहित मर्दबाण यानी कि काले और लाल मर्दबाण यहाँ से प्राप्त हुए हैं और तांबे की वस्तु यहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन चित्रित धूसर मर्दबाण यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाल काले मर्दबाण वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, तो कौन सा था, तो आहड़ आ जाएगा भाई। तो प्रमुख केंद्र कौन सा है लाल काले मर्दबाण की, तो आहड़ संस्कृति जो कि उदयपुर के अंदर स्थित है और बनास नदी के किनारे स्थित है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है, तो आहड़ को किस संस्कृति का मानते हैं केंद्र, तो वो आप आ जाएगा काले और लाल और काले मर्दबाण का केंद्र माना जाता है भाई आहड़ संस्कृति को। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था, तो इसमें आपके स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसमें बोनस दिया गया था, क्योंकि आहड़ सभ्यता से उत्खनन है वो उत्पादन नहीं होता था, तो इसमें से केवल गेहूं का हो रहा था, बाकी बाजरे का भी यहाँ से नहीं होता था क्योंकि वो था अपने क्या आ जाएगा कालीबंगा से हो रहा था, चावल है जो है, तो यहाँ से तो केवल गेहूं का हो रहा था। और आहड़ सभ्यता के लोग गेहूं जवार और चावल का खाद्यान्न के रूप में प्रयोग करते थे, तो 2 तो इसके अंदर है खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते थे, और बाजरा और जौ का, और गेहूं और चावल का यहाँ से उत्पादन करते थे। तो इसमें कौन से ऑप्शन को सही माने, इसलिए यहाँ पे इसको बोनस दिया गया था क्योंकि क्वेश्चन गलत था भाई। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, तो इसमें आपके आ जाएगा लेपिस लाजुली। ठीक है ना। यानी कि लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो कि ईरान में भी प्राप्त हुआ है, क्योंकि लेपिस लाजुली अपने आहड़ उदयपुर में भी मिला है और ईरान के अंदर भी मिला है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से या तो व्यापार करते थे या फिर यहाँ से व्यापारी यहाँ पे इंडिया में आते थे, तो ये कह सकते हैं कि बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, तो वो लेपिस लाजुली है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे, तो वो अपने आ जाएगा आहड़ से मिले थे भाई। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो,
आहड़ के मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं। यहाँ रसोई में 2 या 3 मुंह वाले चूल्हे तथा बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए हैं। यहाँ घर में एक साथ 6 चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि यहाँ पे संयुक्त परिवार रहते थे ताकि 6 चूल्हों पर खाना एक साथ बनाया जा सके। तो ये 8 सभ्यता से प्राप्त हुए थे अवशेष। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें दे रखा है कि आर्य संस्कृति के लोग निम्नांकित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। तो इसमें आपके आ जाएगा कि आर्य संस्कृति के लोग वो चांदी से परिचित नहीं थे। इसकी व्याख्या देखो, आहड़वासी तांबे के साथ लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग करते थे। यानी कि आहड़वासी जो थे वो तांबे के साथ लोहे से परिचित थे लेकिन चांदी से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है। यानी कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ पर उपस्थित है, तो वो आपके आ जाएगा नीम का थाना सिक्कर के अंदर। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है। गणेश्वर प्राक हड़प्पा या हड़प्पाकालीन एवं ताम्रयुगीन यह स्थल नीम का थाना जिले पूर्व सीकर जिले में और कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन जो है 1977 में रत्नचंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल के द्वारा करवाया गया और 1978-79 में विजय कुमार ने करवाया था। और ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम लगभग 2800 ईस्वी पूर्व का ये स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यानी कि भाई इसमें गणेश्वर सभ्यता में क्या है कि तांबे के सबसे ज़्यादा उपकरण वगैरह मिले हैं, इसलिए इसको ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जून 2006 में खुदाई के दौरान ढेर सारी ताम्र वस्तुएं मिली थी, इसलिए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। भाई ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचयी माना जाता है, तो वो आपके आ जाएगा भाई गणेश्वर सभ्यता। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके आ जाएगा गणेश्वर सभ्यता। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो गणेश्वर में किस नदी के किनारे, तो वो आपके आ जाएगा कांतली नदी के किनारे, नीम का थाना सिक्कर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कांतली नदी पर स्थित है, तो कांतली नदी पर क्या स्थित है भाई, गणेश्वर सभ्यता स्थित है। तो इसमें आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि कांतली नदी के किनारे नीम का थाना सिक्कर में गणेश्वर सभ्यता स्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। यानी कि गणेश्वर सभ्यता की किसने खोज की, तो वो आपके आ जाएगा रत्नचंद्र अग्रवाल ने या RC अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। यानी गणेश्वर सभ्यता का कौन सा समय रहने वाला है, तो वो आपके आ जाएगा ताम्र या फिर कांस्य काल, कांस्य युग। ठीक है ना। तांबे वाला युग या फिर कांस्य का जो युग था वो है वो गणेश्वर सभ्यता का युग कहे जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस सभ्यता में मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। यानी कि मकान और ईंटों का प्रयोग कौन सी सभ्यता में नहीं हुआ है, तो वो आपके आ जाएगा गणेश्वर सभ्यता के अंदर मकान व बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। इसकी व्याख्या देख लो क्या दे रखी है। गणेश्वर सभ्यता में मकान है वो पत्थर के बनाए जाते थे या ईंटों के उपयोग के प्रमाण नहीं मिले। ये सभ्यता संस्कृति पूर्वी राजस्थान गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। ताम्र उपकरणों में बाण, छेनियाँ, मछली पकड़ने के कांटे, दोहरी पेचदार सिराओं वाली ताम्रपिन, उस तरह के फलक, अंगूठियाँ प्राप्त हुई है। गणेश्वर में मिट्टी के कपिस वर्णी 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिसमें पहला हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन और दूसरे मिले हैं लाल चिकनी मिट्टी के विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तबान, कलश, ढक्कन, हांडी प्रमुख रहने वाले हैं भाई। ठीक है ना। इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी औजार वगैरह मिले हैं वो सारे के सारे तांबे के ही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गणेश्वर से प्राप्त मर्दबांड किस प्रकार के हैं। यानी गणेश्वर से जो मर्दबांड प्राप्त हुआ है वो किस प्रकार के है, तो वह आपका आ जाएगा गैरिक मर्दबांड।
कैसे मर्दभांड है भाई? गैरिक मर्दभांड रहने वाला है। तो सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका जाएगा 3 नंबर कि गणेश्वर जो है वो काले चमकीले मर्दभांड प्राप्त हुए हैं। ये गलत है, क्योंकि गणेश्वर से गैरिक मर्दभांड प्राप्त हुए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दे रखा है बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। यानी कि बैराट जो सभ्यता या बैराट जो स्थल है वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? तो वो आपका जाएगा मत्स्य राज्य की राजधानी थी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा कि मत्स्य राज्य की राजधानी थी। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है। प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, वर्तमान बैराट, कोटपुतली बहरोड जिले में बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी आदि स्थानों पर उत्खनन कार्य प्रथम बार दयाराम साहनी द्वारा 1936-37 में और पुनः 1962-63 में पुरातत्वविद नील रतन बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यह सभ्यता बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी। ध्यान रखना। तो इसमें एक तो स्थान ध्यान रखना आपको, बीजे की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, वहाँ पे उत्खनन किया गया। किसने किया उत्खनन? दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था 1936-37 में, और 1962-63 में किया था नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। और ये बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी भाई बैराट सभ्यता। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैराट से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सी चीज़ है जो बैराट से संबंधित नहीं है? तो भीम की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, बीजक की डूंगरी है, लेकिन राव जी की डूंगरी जो है या राव जी की पहाड़ी है वो इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि जो ये राव जी की पहाड़ी है ये बैराट से संबंधित नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही है? तो वो आपके आ जाएगा भाई बैराट सभ्यता के उत्खनन में इनकी मुख्य भूमिका रही है दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बिज्जक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। ये कहाँ स्थित है? यानी कि बीजे की डूंगरी है वो कहाँ स्थित है? तो इसमें आपके आ जाएगा बैराट के अंदर बीजे की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर, भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ है? तो वो आपका आ जाएगा विराटनगर या बैराट। ये मत्स्य की राजधानी था जो कि जयपुर से अलवर, अलवर से भरतपुर, इनकी इस एरिया के बीच में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी जो है वो राजस्थान में किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो आपके आ जाएगा बैराट सभ्यता से संबंधित रहने वाली है। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बैराट या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? तो पहली बार उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में था? तो दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुआ था 1936 और 37 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो कहाँ पर किया था उत्खनन इन्होंने? तो NR बनर्जी यानी कि नील रतन बनर्जी और ये दीक्षित इन्होंने किया था बैराट के अंदर। ठीक है ना। बैराट सभ्यता में इन्होंने उत्खनन किया था। बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके आ जाएगा मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लो कि बैराट है वो सिंधु सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल, इस स्थल में मौर्यकालीन अशोक के शिलालेख एवं मध्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके उत्खनन में 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें 8 चांदी के पंचमार्क मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक, जिनमें 16 मुद्राएं राजा मिनंडर की मुद्राएं रहने वाली है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दे रखा है किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके आ जाएगा बैराट से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो बैराट से प्राप्त हुए थे, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो मिनेंडर के जो 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं वो अपने बेरहाट से प्राप्त हुए हैं। इन्हीं को इंडो ग्रीक सिक्के भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बेरहाट से प्राप्त हुए थे, इंडो ग्रीक कहो या फिर मिनेंडर के सिक्के कहो, ये सभी बेरहाट से ही प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो चांदी की पंचमार्क मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो आपका आ जाएगा बेरहाट सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सही कथनों को चुनिए, यानी कि सही कथन है उसका चयन करना है। और दो कथन आपको नीचे दे रखे हैं देखो। तो पहला कथन दे रखा है, विराट जिसे पहले बेरहाट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का एक हिस्सा था। और दूसरा दे रखा है, बेरहाट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 सही रहने वाला है, क्योंकि बेरहाट या विराटनगर जो है जोधपुर का हिस्सा नहीं था, वो जयपुर का हिस्सा था, ठीक है ना। और बेरहाट है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये सही है भाई, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके आ जाएगा बेरहाट से, क्योंकि बेरहाट जो है वो अशोक साम्राज्य या मौर्य साम्राज्य का हिस्सा रहा है, इसलिए अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो हमें बेरहाट से प्राप्त हुए हैं भाई। नेक्स्ट देखो, इसकी व्याख्या देख लो कि बेरहाट सभ्यता में अशोक के 2 स्तंभ लेख भाब्रू और बेरहाट शिलालेख प्राप्त हुए हैं एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा यहाँ भाब्रू शिलालेख की खोज की गई, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं, जिसे वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ 1999 में बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, जो भारत में सर्वप्रथम मंदिर है, जिसे बौद्ध मंदिर कहाँ पे, बीजक के अंदर बना हुआ है, के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है ना। तो भारत में पहला बौद्ध मंदिर बनने के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो भी ध्यान रखना, कहाँ से हुए? तो बीजक की डोंगरी से या बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ बेरहाट से, उसमें बुद्ध, धम्म और संघ, यानी कि बौद्ध धर्म की जो 3 नीतियाँ हैं उनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बेरहाट के पास भीम जी की डोंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेरहाट शिलालेख तथा लघु शिलालेख की खोज की गई। तो कौन से, ये जो बेरहाट शिलालेख है और लघु शिलालेख है, ये कैसे शिलालेख है? तो अपने आ जाएगा कि अशोक के शिलालेख या फिर मौर्य साम्राज्य की जानकारी देने वाले शिलालेख रहने वाले, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा अशोक शिलालेख, बेरहाट और लघु शिलालेख की खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सन 1837 में बीजक पहाड़ी बेरहाट पर स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा है? तो वो आपका आ जाएगा कैप्टन बर्ट ने खोजा है, ठीक है ना। किसने खोजा? तो कैप्टन बर्ट ने खोजा है। महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो महाभारत काल के जो अवशेष मिले हैं वो अपने आ जाएंगे अलवर के निकट बेरहाट व भरतपुर के निकट नोह से मिले हैं, ठीक है ना। ये महाभारत काल के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखना इसमें कि अलवर के निकट बेरहाट और भरतपुर के निकट नोह से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखो भाई, इसकी व्याख्या दे रखी है देखो, बेरहाट की भीमसेन की डोंगरी पर एक गड्ढा है जिसमें पानी भरा रहता है, जिसे भीमताल कहते हैं। भीम ने द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए इस चट्टान पर लात मारकर पानी निकाला था, इसलिए इसको भीमलत भी कहते हैं या भीमताल भी कहते हैं। बेरहाट है वो बौद्ध विहार के अवशेष, गोल चैत्यग्रह, रहस्यमयी शंख लिपि के प्रमाण और बुने हुए वस्त्र के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है भाई, भीमलत गड्ढा प्राप्त हुआ है, इसलिए इसको वहाँ पे कहते हैं कि भाई ये महाभारत काल से भी संबंधित रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेरहाट स्थित पहाड़ी जैन बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं और उसे जाना जाता है, तो वो आप आ जाएगा बीजक पहाड़ी के नाम से इसको जाना जाता है भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे गए लेख मिले हैं। तो उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लिखे गए लेख मिले हैं, तो वो कहाँ से मिले हैं? तो बेरहाट से प्राप्त
हुए हैं भाई। बैराट से ये लेख प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्य ग्रह कहाँ मिला है? तो इसमें गोल चैत्य ग्रह जो प्राप्त हुए हैं वो अपने बैराट से प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है ना। तो बैराट से गोल चैत्य ग्रह प्राप्त हुए थे भाई, ध्यान रखना इस चीज़ का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पुरा स्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? तो वस्त्र बुनाई की तकनीक से कौन परिचित थे? तो वो आपके आ जाएगा बैराट सभ्यता के जो लोग थे वो वस्त्र बुनाई में माहिर थे, यानी कि उससे परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष जो है वो अपने बैराट सभ्यता से मिले, क्योंकि यहीं से जो बीजे की पहाड़ी है, भीमलत है और जो महादेव जी की डोंगरी है वहाँ से बौद्ध धम्म और संघ प्राप्त हुए हैं, जो कि उनका भाब्रू शिलालेख, यानी कि जो भाब्रू शिलालेख है वहाँ से इन 3 शब्दों की जानकारी मिलती है, बौद्ध धम्म और संघ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? तो बैराट हो गया, और इसकी व्याख्या देख लो। प्राचीन काल में विराटनगर नाम से प्रसिद्ध बैराट स्थल की खुदाई में एक गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष और मर्दपात्र पर त्रिरत्न व स्वस्तिक अलंकार आदि प्राप्त हुए हैं। अब ये अपने ढंग का अकेला शिलालेख है जिसमें अशोक ने 7 बौद्ध पुस्तकों के नाम बताए। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्थित भीम की डोंगरी या पांडु हिल कहते हैं, तो पांडु हिल के पास महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे वो 1 वर्ष तक अज्ञातवास जो था वो यहीं पे उन्होंने व्यतीत किया था भाई, विराटनगर के पास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाभारत काल में पांडवों ने किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था? मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन करके है कि जो महाभारत काल था उस समय ये पांडवों ने जो अज्ञातवास बिताया था वो कौन से कह सकते शासक या कौन से वंश या ऐसा कुछ मान सकते हो, या कौन से शासक के कौन से राज्य में ये अज्ञातवास बिताया था? तो वो आपके आ जाएगा मत्स्य के अंदर, ठीक है ना। मत्स्य जिसकी राजधानी बैराट थी या विराटनगर थी, तो वहीं पे इन्होंने समय व्यतीत किया था जो अज्ञातवास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पूरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? यानी कि कौन से स्थल से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? तो वो आपके आ जाएगा बैराट से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या देखो भाई, वर्ष 1990 में बैराट के आसपास की पहाड़ियों में स्थित शैलाश्रयों में अनेक शैलचित्र खोजे गए और शताधिक शैलाश्रयों में लाल व अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है भाई, अन्य रंगों के अंदर भी किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैराट के बौद्ध मठ और अशोक स्तंभ के आधार पर राजस्थान के बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान थे। यानी कि जो बौद्ध मठ है और अशोक स्तंभ है के आधार पर राजस्थान में बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान कौन कौन से थे? तो वो आपके आ जाएगा बैराट, जयपुर, लालसोट, दौसा, शेरगढ़ और नगरी चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। ये सारे के सारे स्थान है वो अपने बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बैराट आ गया जयपुर में, लालसोट आ गया दौसा में, शेरगढ़ आ गया बारां के अंदर और नगरी आ गया चित्तौड़गढ़। यानी कि ये जो इस तरह वाला एरिया जो है ढूंढाड़ वाला और हाड़ौती वाला एरिया, तो ये अपने बौद्ध धर्म से प्रभावित था और इसका प्रमुख स्थान भी था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गिलूंड किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि गिलूंड जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका आ जाएगा बनास नदी के किनारे स्थित है गिलूंड, ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो भाई, व्याख्या दे रखी है इसकी कि राजसमंद जिले में बनास नदी के तट से कुछ दूरी पर ताम्रयुगीन सभ्यता का नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल गिलूंड में पुरातात्विक टाल का उत्खनन श्री बीबी लाल, यानी कि जिसको हम कहते हैं ब्रजवासी लाल, द्वारा 1957-58 में करवाया गया था। और 1998 से 2003 के मध्य पूना के VS शिंदे एवं पेनिसुएलिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गैगरी पोशल के निर्देशन में उत्खनन किया गया।
यहाँ पर स्थित मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध गिलूण सभ्यता से है। यहाँ भी आहड़ युगीन सभ्यता का प्रसार था। यहाँ चूने के प्लास्टर और कच्ची दीवारों का प्रयोग होता था। गिलूंड में काले एवं लाल रंग के मर्दभांड मिले हैं। आहड़ में पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है ना, आहड़ से भी पक्की ईंटों के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि गिलूंड में पक्की ईंटों का साक्ष्य बहुतायत में मिला है। यानी कि आहड़ के पास में गिलूंड है, लेकिन आहड़ से ये साक्ष्य नहीं मिला कि पक्की ईंटों के, वो कच्ची ईंटों के मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे। लेकिन गिलूंड के अंदर है वो पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, गिलूंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। यानी कि जो गिलूंड सभ्यता है इसके जो अवशेष है वो कौन से युग के रहने वाले हैं, तो वो अपने आ जाएगा ताम्र प्रशस्त्र युग, यानी कि तांबा और पत्थर का युग। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है। यानी कि कौन से जिले के अंदर गिलूंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है, तो वो आपके आ जाएगा राजसमंद के अंदर ये स्थल स्थित है। गिलूंड है वो राजसमंद में स्थित है अभी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिलूंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है। तो गिलूंड और भगवानपुरा जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित रहने वाले हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक स्थल गिलूंड संबंध है। पुरातात्विक स्थल जो गिलूंड है इसका संबंध है तो कहाँ से है, तो नवपाषाणिक संस्कृति, जो नवपाषाणिक संस्कृति है वहाँ से इसका संबंध रहने वाला है, नवपाषाणिक संस्कृति। तो कौन गिलूंड सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है, तो डॉक्टर सूरजभान जो है वो गिलूंड से संबंधित नहीं है। बाकी डॉक्टर वी.एस. शिंदे बिल्कुल गिलूंड सभ्यता से संबंधित है, और बीबी लाल ये भी संबंधित है, प्रोफेसर गैगरी पोशल ये भी इससे संबंधित है, जबकि डॉक्टर सूरजभान जो है वो इससे संबंधित नहीं रहने वाले भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस जिले में बालातल सभ्यता स्थित है। तो बालातल सभ्यता है वो किस जिले में स्थित है, तो वो आपके आ जाएगी उदयपुर के अंदर बालातल सभ्यता स्थित रहने वाली है। ठीक है ना। बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर। इसकी व्याख्या देख लो भाई, बालाथल उदयपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेड़च नदी के तट या निकट वल्लभनगर तहसील में स्थित इस स्थल को ताम्र पाषाण का युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो कि 1993 हुए हैं। ठीक है ना। 1993 के अंदर ये अवशेष प्राप्त हुए हैं बेड़च नदी के किनारे। वी.एन. मिश्रा या वी.एन. मिश्र के नेतृत्व में उत्खनित इस क्षेत्र से पत्थर की ओखली, कर्णफूल, हार, मण मूर्तियाँ व तांबे के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से एक दुर्गनुमा भवन भी मिला है। ठीक है ना। बालातल सभ्यता से एक दुर्गनुमा भवन मिला है तथा 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई कि 11 कमरों वाला विशाल भवन है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वो आपके बालातल से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। यहाँ से 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम या पुरातन प्रमाण माना जाता है, कि भारत में पहले भी कुष्ठ रोगी थे, उसके सबसे प्राचीन जो प्रमाण मिले हैं वो अपने बालातल से मिले, जो कि 4000 वर्ष पुराना कंकाल है। ठीक है ना। और योगी मुद्रा में स्वाधान प्राप्त हुआ है। बैराट के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थल है जहाँ बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है। यानी कि बैराट वाले लोग भी बुने हुए वस्त्र से परिचित थे, और जो ये बालाथल सभ्यता है उदयपुर वाली, यहाँ पर भी लोग हैं वो बुने हुए वस्त्र से संबंधित या उनसे परिचित थे। ठीक है ना। यहाँ कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों आजीविका के साधन थे। पशुपालन भी था, कृषि भी थी, और शिकार करना, ये तीनों के तीनों उनके डेली रूटीन के काम थे भाई। ठीक है ना। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ गया इसमें। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस स्थल में पाया गया है, तो वो स्थल आ जाएगा आपके बालाथल सभ्यता से विशाल, यानी कि 11 कमरों वाला एक विशाल भवन प्राप्त हुआ है भाई, जैसे कोई धर्मशाला हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है, तो बालाथल सभ्यता का उत्खनन हुआ है वो किसके निर्देशन में हुआ है, तो वो अपने आ जाएगा वी.एन. मिश्र के निर्देशन में हुआ है भाई। ठीक है ना। तो वी.एन. मिश्र के निर्देशन में इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है भाई। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है? यानी कि कौन सा स्थल है वो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है, तो वो आपके आ जाएगा बालाथल स्थल जो है वो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, पुरातात्विक स्थल नदी और सुमेलित नहीं है। यानी कि पुरातात्विक स्थल और वो किस नदी के किनारे स्थित है, ऐसे युग्म दे रखे हैं आपको, और आपको छांटना था कि कौन सा युग्म है वो सुमेलित नहीं है। तो जोधपुरा सभ्यता है वो साबी नदी किनारे, बिल्कुल सही है। कालीबंगा है वो गग्गर नदी किनारे, बिल्कुल सही है। ओजियाना जो है वो खारी नदी किनारे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन बालाथल है वो कांतल नदी किनारे नहीं है भाई, ठीक है ना। बालाथल है वो किसी दूसरी नदी किनारे स्थित है, ये कांतल नदी है वो, इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये सुमेलित नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्र पाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? यानी कि दुर्गीकरण के जो हमें अवशेष मिले हैं वो कौन से स्थल से या कौन से ताम्र पाषाणिक युग के रहने वाला है, वो कौन सा स्थल है, तो वो आपका आ जाएगा बालाथल स्थल है वो, दुर्गीकरण के पुरावशेष मिले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? यानी कि कौन सा है वो आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है, तो वो आपके आ जाएगा बालाथल स्थल है जो कि उदयपुर की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। नेक्स्ट देखो, कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा स्थान है जो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो वो आपके आ जाएगा आभानेरी दोसा जो है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी गिलुंड है वो आहड़ सभ्यता से संबंधित है, भगवानपुरा भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है, और रोजड़ी है वो भी आहड़ सभ्यता से संबंधित है। लेकिन आभानेरी दोसा जो है वो इससे संबंधित नहीं रहने वाला है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो वो आपके आ जाएगा लच्छुरा नामक स्थान है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। इसकी खुदाई 1998 में की गई थी, ठीक है ना। तो ये नाम ध्यान रखना, लच्छुरा, क्या नाम है इसका? लच्छुरा नामक स्थान है जिसकी खुदाई 1998 में की गई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सॉरी इसकी व्याख्या देख लो पहले। व्याख्या दे रखी है 1998 में लच्छुरा भीलवाड़ा स्थल की खुदाई से 700 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी पूर्व तक के सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई, ठीक है ना। सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त हुए 700 ईस्वी पुराने से लेकर 200 ईस्वी पुराने तक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? यानी कि राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर जो कस्बा है वो स्थित है, तो वो आपके आ जाएगा भीलवाड़ा के अंदर जो है वो स्थित रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो पुरातात्विक स्थल बागोर कस्बा कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। और नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लो, तो इसकी व्याख्या दे रखी है, बागोर सभ्यता का उत्खनन स्थल भीलवाड़ा जिले से लगभग 25 किलोमीटर दूर कोठारी नदी के किनारे स्थित माँ सत्यों का टीला, ये भी ध्यान रखना, माँ सत्यों का टीला डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में डॉक्टर LS लेस्निक और डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातात्विक विभाग के सहयोग से 1967 में उत्खनित किए गए हैं। इस स्थल से प्रशस्तर युग के लघु उपकरण, हथौड़े और छेद करने वाले पत्थर, गाय, बैल, सूअर आदि की हड्डियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर प्राप्त कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया, यानी कि ये लोग तांत्रिक वगैरह इस तंत्र विद्या में कह सकते हैं माहिर थे, ठीक है ना। बागोर से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी संस्कृति को आदिम संस्कृति का महासंग्रहालय या संग्रहालय कहा जाता है, तो वो अपने आ जाएगी बागोर संस्कृति, ठीक है ना। और कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार भी मिला है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। और माँ सत्यों का टीला, ये 3 चीज़ तो इसमें ध्यान ही रखनी है भाई। तो नेक्स्ट इसमें देखो भाई, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़ो भाई। 2 कथन दे रखे हैं, देखो। पहला कथन दे रखा है, बागोर में लघु पाषाणों उपकरण मिले हैं, ठीक है। दूसरा कथन दे रखा है आपको कि VN मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, बिल्कुल सही है भाई। दोनों ही कथन इसमें सही हो जाएंगे कि बागोर से वो लघु पाषाणों उपकरण मिले हैं
और वीएन मिश्र जो है वो बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बागोर भीलवाड़ा जिले की डैश 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 नदी के कांठे पर स्थित है। यानी कि जो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़े की डैश 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 नदी के कांटे पर स्थित है, तो वो आपका आ जाएगा कोठारी नदी के किनारे या कोठारी नदी के कांटे पर स्थित रहने वाला है। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो बागोर सभ्यता है इसके अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वो स्थान आपके आ जाएगा महासतियों का टीला। ठीक है ना। बागोर सभ्यता की खुदाई हुई थी वो महासतियों के टीले से हुई थी, इसलिए कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुई है, तो इसको कहते हैं महासतियों का टीले के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर और हड्डियों का हार पाया गया, तो पत्थर और हड्डियों का हार है वो कौन से स्थल से मिला है, तो बागोर सभ्यता से मिला है। और बागोर सभ्यता में कौन से स्थल की खुदाई हुई है, तो महासतियों के टीले की खुदाई हुई थी। ठीक है ना। तो वो आपके आ जाएगा बागोर सभ्यता से प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है ना। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको कि राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो आपके आ जाएगा बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रागैतिहासिक स्थल बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया गया था, तो वो अपने आ जाएगा BV मिश्रा के निर्देशन में सर्वप्रथम बागोर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें बागोर के बारे में सही कथन है, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है वो बागोर सभ्यता से संबंधित है, वो आपको बताना था। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इसमें कथन देख लेते हैं क्या दे रखा है। पहला कथन दे रखा है कि बागोर से लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है। दूसरा दे रखा है डॉक्टर LS लेस्निक एवं पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया है। दोनों ही कथन इसमें सही रहने वाले हैं भाई। LS लेस्निक और पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पे उत्खनन किया गया था, और बागोर जो है वो लघु पाषाण उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहते हैं, तो वो अपने आ जाएगा रेड स्थान जो कि टोंक के अंदर स्थित है, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है कि रेड सभ्यता प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि निवई के समीप स्थित है। निवई टोंक में है और टोंक के समीप ये स्थित है। यहाँ उत्खनन में एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार तथा बड़ी संख्या में प्राचीन मूर्तियाँ मिली है। यानी कि एशिया के अंदर देखा जाए तो सबसे अधिक सिक्के कहीं से अगर प्राप्त हुए हैं तो वो रेड से प्राप्त हुए हैं, निवई टोंक से। ठीक है ना। और 1938-39 में दयाराम साहनी तथा 1938-40 में इस सभ्यता का उत्खनन डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया था। ठीक है ना भाई। 1938-39 के अंदर दयाराम साहनी ने किया था, और 1938 और 40 के मध्य किया था डॉक्टर केदारनाथ पुरी के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें डॉक्टर केदारनाथ पुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है, तो वो अपना जाएगा रेड टोंक के अनुसंधान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है। यानी कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है, तो वो अपने आ जाएगा रेड से। यानी कि अपोलोडोटस का जो सिक्का प्राप्त हुआ है भारत के अंदर वो कौन सी सभ्यता से या कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो रेड नामक स्थान से और रेड सभ्यता से प्राप्त हुआ है। इसकी व्याख्या देखो भाई, रेड के उत्खनन में 3075 आहत मुद्रा व पंचमार्क सिक्के भी पाए गए। रेड से आहत मुद्रा के अतिरिक्त 300 मालव जनपद के सिक्के, 14 मित्र सिक्के, 6 सेनापति सिक्के और 7 वप्पू सिक्के, एक यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का भी प्राप्त हुआ है। यानी कि अपोलोडोटस जो है वो यूनानी शासक था और उसका सिक्के यहाँ पे प्रचलित है। इसका मतलब है कि कभी ना कभी यहाँ पे यूनानियों का शासन भी रहा था। और 189 अज्ञात ताम्र सिक्के और इंडो सेसेनियन सिक्के भी यहाँ से प्राप्त हुए थे भाई। तो यह है इसकी व्याख्या। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है।
यानी कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो वो अपने आ जाएगा रेड टोंक से। विशाल मात्रा में यहाँ से लौह सामग्री के विशाल संग्रह प्राप्त हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? यानी कि कौन सा स्थान है जिसको पूर्व में मालव नगर भी कहते थे? तो वो अपने आ जाएगा नगर जो टोंक है, इसे पूर्व में मालव नगर के नाम से भी जाना जाता था। इसकी व्याख्या देख लो भाई। नगर सभ्यता उनियारा कस्बे के पास स्थित स्थल जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। इस स्थल का प्राचीन नाम करकोटा या कारकोट नगर था। टोंक के पास बसे इस नगर की खोज अंग्रेज पुरातत्वविद ACL कार्लाइल ने की थी। यानी कि ये अजमेर टोंक के पास बसे इस नगर की खोज करने वाला कौन था? तो ACL कार्लाइल ने की थी। और कार्लाइली को यहाँ ऐसे सिक्के भी मिले हैं जिन पर नागवा महाजया और नागवा जया लिखा हुआ है। यानी कि नागवा महाजया और नागवा जया लिखे हुए सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो नगर टोंक से मिले हैं। इसलिए इस शहर का नाम नागवाड़ा से अपभ्रंश होते होते नगर पड़ गया। ठीक है ना भाई। इसका नाम जो पड़ा है वो पहले इसका नाम नागवाड़ा था, जो कि यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए थे, उनके नाम पर इनका नाम नागवाड़ा रखा गया और फिर ये अपभ्रंश होते होते धीरे धीरे नगर पड़ गया। यहाँ बहुसंख्यक मात्रा में आहत मुद्राएं और मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं। इसका उत्खनन डॉक्टर KN पुरी के निर्देशन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो प्राचीन उत्खनन स्थल जो नगर है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो अपने आ जाएगा टोंक जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल कर में से किन जिलों में स्थित है? तो कौन से जिलों का स्थित है? तो बागोर आ जाएगा भीलवाड़ा के अंदर और नाडोल आ जाएगा अपने पाली के अंदर। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो थोड़ी सी। पुरातात्विक स्थल बागोर कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में तथा नाडोल पाली जिले में स्थित है। तो बागोर आ जाएगा भीलवाड़ा के अंदर, वो भी कोठारी नदी के किनारे, और नाडोल आ जाएगा पाली के अंदर। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस स्थल से जहाक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान से जहाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो जहाक बाबा की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अपने नौह भरतपुर से। जो नौह नामक स्थान है भरतपुर के अंदर, वहाँ से जहाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई थी भाई। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देख लो। भरतपुर जिले में रूपारेल नदी के तट पर स्थित नौह गांव 1963-64 में श्री रत्नचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में की गई खुदाई में कपीस वर्णी ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी कि कपीस वर्णी ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष नौह गांव भरतपुर से मिले हैं और इसका उत्खनन किसने किया? रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया। यहाँ पर प्रशस्त्र की विशालकाय यक्ष प्रतिमा और चुनार के चिकने पत्थर के कुछ टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर मौर्यकालीन पॉलिश है। यहाँ की खुदाई में एक स्थान से 16 रिंग वेल भी मिले हैं। यानी कि 16 रिंग वेल भी यहाँ से मिले हैं भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। नेक्स्ट आपको दे रखा है भरतपुर जिले के किस गांव से या किस गांव में उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? यानी कि भरतपुर के किस गांव के उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वो अपने आ जाएगा नौह गांव भरतपुर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई में खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो वो हो जाएगा नौह भरतपुर। खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है तो नौह भरतपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो वो अपने आ जाएगा जोधपुरा स्थल। जोधपुरा स्थल जो है वो साबी नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि जयपुर में स्थित है। ठीक है ना। और वर्तमान में देखा जाए तो कोटपुतली बैरोड जिले में स्थित है भाई। तो इसकी व्याख्या देख लो। साबी नदी के किनारे कोटपुतली बैरोड जिले जो कि पूर्व में जयपुर जिला था कि ग्राम जोधपुरा के प्राचीन टीले की खुदाई 1972-73 में राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा RC अग्रवाल एवं विजय कुमार के निर्देशन में करवाई गई। जोधपुरा के प्राचीन टीले का नाम धतूल घाट था जो कि धरतूल दास सन्यासी के नाम पर पड़ा होता है। ठीक है ना। जोधपुरा का उत्खनन 5 स्तरों पर जिसमें तीसरे स्तर से लोह निर्मित वस्तु प्राप्त किया गया और इस संस्कृति में मानव ने घोड़े का जो उपयोग है
वो रथ को खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। यानी कि इतनी यहाँ पे धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित हो गई थी कि अब घोड़े का जो उपयोग है वो रथ खींचने के लिए किया जा रहा था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था। यानी कि जोधपुर संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड यानी कि पीरियड्स में लोहा उपलब्ध था। तो कौन से कालखंड के अंदर यहाँ पे लोहा उपलब्ध था, तो पीरियड्स नंबर जो थर्ड आएगा यानी कि कालखंड थर्ड जो आएगा उसमें लोहे से परिचित थे यहाँ के लोग, जोधपुर सभ्यता जयपुर से। ठीक है ना। तो कौन सा कालखंड, तो तीसरा कालखंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस पुरातात्विक स्थल को धरतुल घाट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपको आ रहेगा जोधपुर जो सभ्यता है इसको धरतुल घाट से भी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे सन्यासी तपस्या कर रहे थे जिनका नाम था धरतुल दास, तो उनके नाम पे इसका नाम भी धरतुल घाट पड़ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई इसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है आपके राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है। यानी कि ओजियाना जो स्थल है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो वो अपने आ जाएगा भीलवाड़ा के अंदर। बागौर पूछे तो भीलवाड़ा और ओजियाना पूछे तो भीलवाड़ा। ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो भाई, ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित ओजियाना पुरातात्विक स्थल ब्यावर जिले, अभी ब्यावर जिले के अंदर है लेकिन पूर्व में ये भीलवाड़ा जिला था। भीलवाड़ा के बदनौर में खारी नदी पर स्थित है। तो ओजियाना कौन सी नदी पर स्थित है, अभी ध्यान रखना, खारी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ B.R. मीणा व आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में उत्खनन करवाया। यहाँ से प्राप्त गाय की लघु मृण कृति यानी कि मरण मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यान रखना, गाय की जो मरण मूर्ति प्राप्त हुई है वो अपने ओजियाना से प्राप्त हुई है। यहाँ से सीलबट्टा, प्रशस्त्र हथौड़ा, शंख, मिट्टी का खिलौना, गाड़ी के पहिए, पत्थर के मनके व ताम्र की चूड़ियाँ मिली है। यह स्थल पहाड़ी पर स्थित है जबकि आहड़ सभ्यता के अन्य स्थल नदी घाटियों में पनपे थे। यानी कि ये एकमात्र स्थल ऐसा है ओजियाना जो कि पहाड़ी स्थल पर बसा हुआ है। बाकी आप जितनी भी सभ्यताएं देखोगे तो वो किसी न किसी नदी के किनारे बसी हुई है, लेकिन ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है ओजियाना जो कि पहाड़ी पर स्थित है भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किन अवधि या वर्षों के दौरान किया गया था, तो वो अपने आ जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी कि 2000 से लेकर 2001 के मध्य करवाया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ओजियाना के उत्खननकर्ता कौन थे। यानी कि ओजियाना सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो वो अपना जाएगा 2 नंबर B.R. मीणा एवं आलोक त्रिपाठी। यानी कि ओजियाना सभ्यता की जो उत्खनन करने वाले थे उसमें B.R. मीणा साहब थे और आलोक त्रिपाठी साहब थे। ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, ओजियाना पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ओजियाना सभ्यता के बारे में निम्न जो कथन दे रखे हैं उनमें से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना था। तो इसमें कथन नंबर 4 है वो सत्य हो जाएगा कि तांबे की चूड़ियाँ और तांबे की शैली अंगूठी और मादलिया उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। तो तांबे की चूड़ी मिली है, तांबे की अंगूठी मिली है और एक मादलिया भी प्राप्त हुआ है। तो ये है भाई उल्लेखनीय आभूषण मिले हैं ओजियाना सभ्यता से। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, रंग महल 1952 ईस्वी में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन किया गया। यानी कि जो रंग महल सभ्यता है जो कि 1952 में खोजी गई थी, इसका उत्खनन है वो किस पुरातत्ववेदा के निर्देशन में किया गया, तो वो अपने आ जाएगा अन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल। यानी कि इसका उत्खनन करने के लिए स्वीडिश से एक दल आया था जो कि अन्ना रीड के नेतृत्व में इसने उत्खनन किया था। इसकी व्याख्या देख लो भी रंग महल सभ्यता की। तो इसमें दे रखा है आपके रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है पहली बात तो, और इस स्थल पर खुदाई का कार्य 1952-53 में डॉक्टर अन्ना रीड के नेतृत्व में स्वीडिश दल द्वारा शुरू किया गया। और रंग महल संस्कृति कुषाणकालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। कौन से संस्कृति के समान, तो कुषाणकालीन सभ्यता के समान मानी जाती है। यहाँ खुदाई से मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पूजा के बर्तन, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण तथा 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इस सभ्यता के मकानों का निर्माण ईंटों से होता है
तथा यहाँ के निवासी मुख्य रूप से चावल की खेती करते थे। यानी कि मुख्य रूप से जो है वो चावल की खेती यहाँ पे लोग करते थे, यानी कि चावल से ये लोग परिचित थे। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, रंगमहल स्थित है। तो रंगमहल कहाँ स्थित है? अपना आ जाएगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर रंगमहल जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसमें रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? तो रंगमहल के अंदर विशेष रूप से किसकी खेती करते थे? तो अपने चावल की खेती करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सत्य है, वो आपको बताना था। तो इसमें कथन दे रखे हैं देखो, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कथन नंबर 3 और कथन नंबर 4 जो है वो आपके सत्य रहने वाले। तो सत्य कथन है वही देख लेते हैं। 3 नंबर ये रहा, यानी कि रंगमहल का उत्खनन स्वीडन के पुरातत्ववेत्ता अन्ना रीड ने 1952-53 में किया था। बिल्कुल सही है भाई। और चौथा दे रखा है, रंगमहल संस्कृति कुषाणकालीन है। बिल्कुल ये भी सही है भाई। जो रंगमहल संस्कृति है वो कुषाणकालीन है, तो बिल्कुल सही रहने वाली है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लूणी नदी, लूणी घाटी, डीडवाना और बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? तो ये युग जो आएगा वो अपने रहने वाला है मध्य पूरा पाषाण युग रहने वाला है, ठीक है ना। इसकी व्याख्या देखो भाई, सन 1971-76 में डॉक्टर आलचिन, A.S. गावटी और KTM हेगड़े ने बुड्ढा पुष्कर, अजमेर एवं जैसलमेर में मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज की है। और मध्य पाषाण काल के औजार लूणी और उसकी सहायक नदी घाटियों से भी प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो मध्य पाषाण काल के जो औजार प्राप्त हुए हैं, जो कि हमने लूणी घाटी, डीडवाना से और बुड्ढा पुष्कर के आसपास मिले हैं, वो अपने इन D.S. हेगड़े, T.M. हेगड़े और A.S. गावड़ी और डॉक्टर आलचिन ने अजमेर एवं जैसलमेर के मध्य पाषाण उपकरणों की खोज की थी, ठीक है ना। और ये सब लूणी नदी के किनारे प्राप्त हुए। अभी ध्यान रखना, मध्य पाषाण काल के जितने भी औजार मिले हैं वो लूणी और इसके सहायक नदियों के किनारे ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बुड्ढा पुष्कर, होकरा और जायल पूरा स्थल किस युग से संबंधित है? तो ये अपने रहने वाले हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी कि पूरा पाषाण युग से संबंधित है, ठीक है ना। तो किस युग से संबंधित है? तो अपने पूरा पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि सुनारी सभ्यता है, इसके अवशेष है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुए? तो वो रहने वाला है झुंझुनू से। तो सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो झुंझुनू से प्राप्त हुए हैं। इसकी व्याख्या देख लो, सुनारी नीम का थाना जिले, पूर्व में झुंझुनू जिला, यानी कि वर्तमान में नीम का थाना जिला है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। लेकिन पूर्व में झुंझुनू जिले में ये थी कि खेतड़ी तहसील के पास स्थित इस स्थल में खुदाई के दौरान लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। यानी कि लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की जो भट्टियाँ मिली है प्राचीनतम, वो सुनारी सभ्यता से प्राप्त हुई है, जो कि नीम का थाना जिले की खेतड़ी तहसील में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, खेतड़ी के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की भट्टियां के अवशेष मिले हैं? यानी कि खेतड़ी के किस गांव में अयस्क से लोहा बनाने की जो भट्टियां हैं उसके अवशेष मिले हैं? तो वो अपने आ जाएगा सुनारी नामक स्थान से, सुनारी नामक गांव से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, भीनमाल सभ्यता का पता रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा वर्ष 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? यानी कि जो भीनमाल सभ्यता है इसका पता है रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 ईस्वी में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया था? तो वो अपने आ जाएगा जालोर जिले में लगाया था भाई, ठीक है ना। व्याख्या, भीनमाल जालोर की सभ्यता का उत्खनन रत्नचंद्र अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा यानी कि सूरा पात्र व एक यूनानी सुरई मिली है। तो एक तो रोमन एम्फोर यानी कि सूरा पात्र मिला है, कोई हारमोनियम जैसा कोई सूरा पात्र था, और एक यूनानी सुरई मिली है जो इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने का पुष्टि करती है। और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। बिल्कुल भीनमाल सभ्यता जालोर से संबंधित है। खोज करने वाले रत्नचंद्र अग्रवाल द्वारा कब की गई? तो 1953-54 में की गई थी। और यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? तो एक तो ध्यान रखना एम्फोरा मिला है जो कि रोमन का है,
और एक यूनान की सुरई मिली है, ठीक है ना। और इसका जो प्राचीन नाम आ रहा भीनमाल का वो है श्रीमाल, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, राजस्थान के जालोर जिले में किस सभ्यता की खोज हुई है, यानी कि राजस्थान का जो जालोर जिला है उसमें किस सभ्यता की खोज हुई है, तो वो अपने आ जाएगा भीनमाल सभ्यता की खोज हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसका, पुरातत्वविद कार्लाइल ने किस स्थल को पुरातत्वविद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों की खोज की है, यानी कि महापाषाण कब्रों की खोज की है, तो किसने की है, तो कार्लाइल ने की है। और कहाँ से की है, तो दौसा से की है भाई। महापाषाण युग की जो कब्र है वो खोद निकाली है अपने कार्लाइल साहब ने, और कहाँ से खोदी है, तो दौसा से खोदी है भाई, ठीक है ना। इसमें व्याख्या देख लो इसकी, तो कार्लाइल ने 1871-72 में मेगालिथिक स्थल खोज निकाले थे जो दौसा, माचेड़ी और भरतपुर में मिलते हैं, जिन्हें महापाषाणिक समाधि स्थल भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि महापाषाणिक जो समाधि स्थल है वो कौन से स्थान से प्राप्त हुई है, तो इसमें दौसा भी रहने वाला है, माचेड़ी भी रहने वाला है और भरतपुर भी रहने वाला है। और इनकी खोज किसने की है, तो कार्लाइल ने खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीमबड़क शैल चित्र स्थित है। भीमबड़क जो शैल चित्र है वो अपने जोधपुर के अंदर स्थित है, तो भीमबड़क शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो जोधपुर से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखो भाई इसकी व्याख्या देखो, जोधपुर में कायलाना झील के ऊपर से या ऊपर की पहाड़ियों पर स्थित एक प्राचीन गुफा व मंदिर है जिसे भीमबड़क मंदिर भी कहा जाता है। भीमबड़क में करीब 8000 साल पुराने शैल चित्रों के साथ चार्ट और अगेट से बने ब्लेड व बाणों के नुकीले भाग मिले। इस गुफा में 3200 किलो का एक विशाल शिवलिंग भी है। बिल्कुल, भीमबड़क जो मंदिर है वो कायलाना झील के किनारे एक पहाड़ी है, गुफा है ऊपर पहाड़ी के ऊपर, वहाँ से मिली है। और यहाँ पर 8000 साल पुराने शैल चित्र मिले हैं जो कि चर्ट और अगेट से बने ब्लेड और बाणों के नुकीले भाग मिले हैं, ठीक है ना। और इस गुफा में 3200 किलो का एक विशाल शिवलिंग मिला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, यानी कि जो आलनिया नामक स्थान है उसमें प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, तो वो आ जाएगा डॉक्टर जगत नारायण। डॉक्टर जगत नारायण ने की है। इसकी व्याख्या देख लो भाई क्या दे रखी है, 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों और पथरीली कंदराओं में शैल चित्रों की खोज की थी। हालांकि संदर्भिका राजस्थान सुजस पृष्ठ के अनुसार हाड़ौती में शैल चित्रों को खोजने का काम सर्वप्रथम 1953 में पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वणकर ने किया। इन्होंने कोटा के निकट आलनिया नदी के किनारे चट्टानेश्वर मंदिर के पास 5 समूहों में 35 शैलाश्रय खोजे जो कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र है, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है, तो मध्यमिका आ जाएगी अपने चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसकी व्याख्या देखो क्या दे रखी है, तो इसमें दे रखा है कि मध्यमिका जो है वर्तमान में नगरी नाम से जानते हैं। चित्तौड़गढ़ से 13 किलोमीटर दूर स्थित ये नगर बौद्ध एवं वैष्णव मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले हैं जिनका उत्खनन कार्य सर्वप्रथम 1904 में डॉक्टर भंडारकर और कालांतर में 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था, ठीक है ना। देखो इसमें, मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में डैश 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 नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं, यानी कि मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण मिले हैं वो चित्तौड़ में कौन सी नदी के किनारे मिले हैं, तो वो अपने आ जाएगा बेडच नदी के किनारे प्राप्त हुए थे, ठीक है ना भाई। मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण मिले हैं वो चित्तौड़ में बेडच नदी के किनारे और विराटनगर से प्राप्त हुए थे। इसकी व्याख्या देखो, मध्य पाषाण काल के उपकरण चित्तौड़गढ़ जिले के बनास और बेडच नदी तंत्र की वागन और कादमाली नदी घाटियों और कोटा में चंबल नदी घाटी में पाए गए हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, बेडच और बनास नदी तंत्र का जो वागन और कादमाली नदी घाटी है और कोटा में जो चंबल नदी घाटी है वहाँ से इस सभ्यता के अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें, 1870 में बूंदी में जयपुर
और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज हुई है। यानी कि 1870 में डैश 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 ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है। तो किसने खोज की है? तो वो ऑप्शन देखो भाई इसमें। तो वो खोज करने वाले अपने हैं C.A. हैकेट। नाम से ही पता चल रहा है बहुत डेंजर नाम है, तो डेंजर चीज़ की खोज की होगी। तो C.A. हैकेट ने एक हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है। इसकी व्याख्या देखो भाई। 1870-71 ईस्वी में C.A. हैकेट द्वारा सर्वेक्षण कार्य जयपुर और इंद्रगढ़ में किया गया था। तो कहाँ पे किया था? जयपुर और इंद्रगढ़ में सर्वेक्षण कार्य किया गया था। और हैकेट ने यहाँ से क्वार्टरजाइट से बनी पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी सर्वप्रथम प्राप्त की है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से पूरा पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी कि कुल्हाड़ी की खोज को निकाली थी? तो खोज किसने और कहाँ से निकाली? तो C.A. हैकेट ने निकाली, 1870 में निकाली थी। और कहाँ से खोजी है? तो जयपुर और इंद्रगढ़ के मध्य। ठीक है ना भाई। जयपुर और इंद्रगढ़ से हाथ कुल्हाड़ी की खोज की है C.A. हैकेट ने 1870-71 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? यानी कि राजस्थान के किस जिले के अंदर डीडकर जो शैल कला पुरा स्थल है वो स्थित है? तो वो अपना आ जाएगा अलवर जिले के अंदर ये स्थित है। इसकी व्याख्या देखो भाई। अलवर जिले के डीडकर शैल कला पुरा स्थल से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। यानी कि अलवर जिले के जो डीडकर शैल कला पुरा स्थल से 7000 वर्ष पुराने शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबसर तहसील गांव का कौन सा स्थान है जहां से सन 1934 की ताम्र सामग्री प्राप्त हुई हो? तो वह अपने स्थान रहने वाला है कुरड़ा गांव। यानी कि कुरड़ा गांव से एक ताम्र पाषाणकालीन सामग्री प्राप्त हुई है जो कि 1934 में मिली है। इसकी व्याख्या देखो भाई। डीडवाना कुचामन जिले पूर्व में नागौर जिले की परबसर तहसील में स्थित कुरड़ा गांव में पूरा स्थल सर्वेक्षण विभाग 1934 में इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। निम्नलिखित में से कौन से स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है? यानी कि कौन कौन से स्थान जो है वो लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित रहने वाले हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1, 2 और 3। यानी कि सोजत जो है वो लघु पाषाणकालीन संस्कृति का स्थल है, और धनेरी जो है वो भी लघु पाषाणकालीन संस्कृति का स्थल है, और तिलवाड़ा भी अपने लघु पाषाणकालीन संस्कृति का स्थल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। झाड़ोल उदयपुर, कुरड़ा नागौर और साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? यानी कि इन चारों स्थानों के अंदर क्या समानता रहने वाली है? तो इसमें आपके आ जाएगा ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। यानी कि इन चारों स्थानों से ही तांबे के उपकरणों के जो भंडार मिले हैं ये इन चारों में एक समान चीज़ है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। निम्न में से लो युगीन सभ्यता है, यानी कि निम्नलिखित जो सभ्यताएं दे रखी है इसमें से लो युगीन सभ्यता कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि नो भरतपुर, जोधपुरिया कोटपुतली और सुनारी झुंझुनू, यहाँ से लो युगीन सभ्यताएं प्राप्त हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है? यानी कि कौन सा स्थल है जो ताम्र पाषाणिक है, तांबे के उपकरण मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि आहड़ नामक स्थान से ताम्र पाषाण युगीन प्राप्त हुए हैं। तो ये आहड़ से प्राप्त हुए थे भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। निम्न में से कौन सा या कौन से मध्य पाषाण स्थल के राजस्थान में स्थित है? तो इसमें आपके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 2 और 3। बागौर जो है वो भी अपने राजस्थान में है और मध्य पाषाण काल का स्थल है, और तिलवाड़ा जो है ये भी अपने राजस्थान में है और मध्य पाषाण काल का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस स्थल से पूरा पाषाण युगीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं? तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा कि भानगढ़ से पूरा पाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल कहाँ स्थित है? यानी कि ताम्र उपकरण जो मिले हैं और ताम्र युगीन स्थल झाड़ोल है वो राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? तो वो आ जाएगा अपने उदयपुर के अंदर। यानी कि झाड़ोल जो है वो उदयपुर में स्थित है भाई। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार अपने पुरातात्विक स्थल आज पूरे हो रहे हैं, और दिशा का
दिशा बुक का जो पहला चैप्टर राजस्थान हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है पुरातात्विक स्थल, ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। और क्लास नंबर दूसरी है, अगर पहले क्लास नहीं देखी तो वो जाके ज़रूर देखें, और ये क्लास हो जाएगी दूसरी। ठीक है ना भाई। इस प्रकार कंटिन्यू हम दिशा की जो जितनी भी बुक्स है वो सारी की सारी सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।